ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक ब्रीफ 16 अगस्त 2025। नमस्ते सभी को, ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट कुणाल हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और वित्त की दुनिया से आई सभी महत्वपूर्ण खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भाग एन कार्यकारी सारांश और बाजार का अवलोकन। शुक्रवार 15 अगस्त 2025 ने एक गहरे विरोधाभास से परिभाषित बाजार परिदृश्य प्रस्तुत किया। जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो अमेरिका की सबसे स्थापित कंपनियों का मानक है, रिकॉर्ड ऊंचाइयों के साथ छेड़खानी कर रहा था, व्यापक बाजार में एक स्पष्ट चिंता का माहौल था। यह कोई सरल रिस्क ऑन दिन नहीं था, यह एक स्पष्ट विभाजन का दिन था। एक कथा का विभाजन जिसमें मूल्य निवेश की मजबूत कंपनी विशिष्ट कहानी और मुद्रास्फीति, व्यापार नीति और एक वैश्विक मंदी के खतरे की श्रृंखला के बीच टकराव था। उस दिन का व्यापार अंततः तीन महत्वपूर्ण और अक्सर विरोधाभासी घटनाओं द्वारा आकार लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से एक आश्चर्यजनक गर्म मुद्रास्फीति रिपोर्ट जिसने तकनीकी क्षेत्र को हिला दिया। चीन में एक नई डेटा श्रृंखला जिसने एक धीमे हो रहे आर्थिक इंजन का संकेत दिया, और अमेरिका में एक ऐतिहासिक नियामक बदलाव जिसने क्रिप्टो करेंसी के भविष्य और पारंपरिक वित्त के साथ इसके एकीकरण को मौलिक रूप से बदल सकता है। वैश्विक सूचकांकों में प्रदर्शन विभाजन की कहानी कहता है। बाजार आंदोलनों को अक्सर दर्शाने वाले मजबूत सकारात्मक संबंध टूटते नजर आए, जिसकी जगह एक अधिक चयनात्मक माहौल ने ले ली, जहां विशिष्ट क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कथाएं हावी रहीं। अमेरिकी बाजार इस विभाजन का सूक्ष्म रूप थे, जबकि जापान ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई और यूरोपीय बाजार छुट्टियों के कारण कम सक्रिय रहे। भारतीय बाजार राष्ट्रीय छुट्टी के कारण बंद थे, लेकिन उस दिन एक महत्वपूर्ण आर्थिक नीति की घोषणा हुई जिसने देश के घरेलू एजेंडे के लिए स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया। यह विचलन एक परिपक्व, शायद देर से चक्र बाजार वातावरण का संकेत देता है, जहां निवेशक अब बिना सोचे समझे संपत्तियों की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय स्पष्ट प्राथमिकता सुरक्षा और गुणवत्ता की ओर दिखी, जैसा कि डाउ की स्थिरता से स्पष्ट है, जबकि साथ ही सबसे अधिक जोखिम वाले संपत्तियों को दंडित किया गया, जैसे कि नैस्डैक के विकास केंद्रित स्टॉक्स। बाजार पर कार्यरत शक्तियां समान नहीं थीं। एक सकारात्मक कंपनी विशिष्ट उत्प्रेरक इतना प्रभावशाली था कि उसने 30 शेयर डाउ को उन नकारात्मक बाजार व्यापी दबावों से सुरक्षित किया जो व्यापक तकनीकी क्षेत्र पर पड़े थे। इसका मतलब है कि उठती ज्वार सभी नावों को उठाता है का युग स्थगित कर दिया गया है, और इसकी जगह एक अधिक सूक्ष्म और विभाजित निवेश परिदृश्य ले चुका है। भाग डन। अमेरिकी बाजार का गहरा विश्लेषण, मूल्य और विकास के बीच रस्साकशी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने दिन की सबसे प्रमुख तेजी वाली कहानी प्रस्तुत की, जो 45 साल 203 पॉइंट टूट के इंट्राडे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो दिसंबर 2024 के बाद पहली बार रिकॉर्ड स्तर था, इससे पहले कि यह मामूली लाभ 0.32% के साथ स्थिर हो जाए। यह ताकत व्यापक आधार पर नहीं थी, बल्कि मुख्य रूप से एक ही घटक, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप (UNH) द्वारा प्रेरित थी। हेल्थ इंश्योरेंस जायंट के शेयर 11% से अधिक की बढ़त के साथ बढ़कर 303 सालन पर बंद हुए, भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के एक दिन के बाद। इस विस्फोटक कदम का कारण वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथावे द्वारा कंपनी में नई 1.60 अरब डॉलर की निवेश की घोषणा थी। वित्तीय बाजारों में इस तरह का कदम, जिसे व्यापक रूप से सम्मानित निवेशक द्वारा किया गया माना जाता है, केवल एक बड़ा लेन देन नहीं है। यह गहरी दीर्घकालिक संस्थागत विश्वास का एक शक्तिशाली संकेत है। यह निवेश यूनाइटेड हेल्थ के टिकाऊ व्यवसाय मॉडल, इसकी लचीली नकदी प्रवाह सृजन की क्षमता और उच्च आर्थिक अनिश्चितता के समय में इसकी रक्षा विशेषताओं में विश्वास का प्रतीक है। इस बफेट प्रभाव ने हेल्थ केयर सेक्टर में हलचल मचा दी।
जिससे निवेशकों ने स्थिर और मुद्रास्फीति के दबाव से सुरक्षित कंपनियों में शरण लेने के लिए क्वालिटी की ओर रुख किया। डाउ के विपरीत टेक्नोलॉजी भारी नैस्डैक कंपोजिट कमजोर पड़ा, दिन को लगभग सपाट समाप्त किया क्योंकि दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और भू राजनीतिक भाषण से महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना किया। यह प्रदर्शन विकास उन्मुख क्षेत्रों की आर्थिक दृष्टिकोण में बदलाव के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है। पीपीआई जुलाई उत्पादक मूल्य सूचकांक रिपोर्ट, जो पिछले दिन जारी हुई थी, शुक्रवार के व्यापार को प्रभावित करने वाली मुख्य मैक्रो स्तरीय घटना थी। डेटा ने महीने दर महीने 0.9% की वृद्धि दिखाई, जो कि 0.2% के सर्वसम्मति पूर्वानुमान से बहुत अधिक थी और 3 वर्षों से अधिक समय में सबसे महत्वपूर्ण मासिक उछाल को दर्शाती है। वार्षिक आधार पर उत्पादक मुद्रास्फीति 3.3% तक तेज हो गई। पीपीआई, जो वस्तुओं और सेवाओं के थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है, अक्सर व्यापक रूप से देखे जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के लिए एक अग्रणी संकेतक माना जाता है। इस अप्रत्याशित उच्च बढ़ने ने बाजारों में एक झटके की लहर दौड़ा दी, स्थायी और जड़ें जमाए मुद्रास्फीति के डर को फिर से जगा दिया। इसने सीधे उस धारणा को चुनौती दी कि कीमत दबाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिससे निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के संभावित मार्ग पर पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। आगामी ब्याज दरों में कटौती का विचार और भी दूर हो गया और इसकी जगह ऊंची और लंबे समय तक रहने वाली दर का साया मंडरा रहा है। बॉन्ड बाजार में प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। मानक 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी नोट पर यील्ड 4.29% तक बढ़ गई। यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि 10 वर्षीय यील्ड अन्य वित्तीय संपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मौलिक जोखिम मुक्त दर के रूप में कार्य करती है। जैसे जैसे यह दर बढ़ती है, भविष्य की आय का वर्तमान मूल्य अधिक भारी मात्रा में छूट दिया जाता है। यह गणितीय वास्तविकता विकास स्टॉक्स जैसे कि नैस्डैक पर हावी कंपनियों को असमान रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी मूल्यांकन बहुत हद तक भविष्य में प्रोजेक्ट की गई आय पर निर्भर होती है। यील्ड में वृद्धि ने इन भविष्य के मुनाफों को आज कम मूल्यवान बना दिया, जिससे तकनीकी क्षेत्र से बाहर निकलने का रुख बढ़ गया। मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को लेकर व्यापक चिंता को सेमीकंडक्टर उद्योग पर विशेष तीव्र दबावों ने और भी बढ़ा दिया। एक सीधा उत्प्रेरक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आया, जिन्होंने संकेत दिया कि सेमीकंडक्टर चिप्स पर नई टैरिफें जल्द ही लागू की जा सकती है, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, इनपुट लागत में वृद्धि और वैश्विक मांग में कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। इस भू राजनीतिक खतरे ने क्षेत्र के भीतर ही चिंताजनक खबरों के साथ मिलकर नकारात्मक भावना का एक आदर्श तूफान बना दिया। एप्लाइड मटेरियल्स (AMAT) चिप बनाने वाले उपकरणों के प्रमुख निर्माता ने अपने चौथी तिमाही के वित्तीय पूर्वानुमान को घटाने के बाद अपनी स्टॉक कीमत में 13.5% की गिरावट देखी, जिसमें सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण का हवाला दिया गया। एक मैक्रो हेडविंड मुद्रास्फीति, एक भू राजनीतिक खतरा टैरिफ और एक नकारात्मक सूक्ष्म स्तर की रिपोर्ट AMAT का मार्गदर्शन का संयोजन क्षेत्र के लिए विषाक्त साबित हुआ। बिक्री का दबाव प्रमुख चिप निर्माताओं में स्पष्ट था, जिसमें एनवीडिया (NVDA) 1.19% गिरा, ब्रॉडकॉम (AVGO) 3.14% फिसला और एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (AMD) 2.03% का नुकसान हुआ। भाग 3: वैश्विक आर्थिक चित्र, विपरीत भाग्य। 15 अगस्त को दुनिया भर से आर्थिक डेटा और नीति घोषणाओं ने 3 मुख्य आर्थिक ब्लॉकों की स्पष्ट रूप से भिन्न मार्गों की तस्वीर खींची। जबकि अमेरिका फिर से उभरती मुद्रास्फीति से जूझ रहा था, चीन संरचनात्मक मंदी का सामना कर रहा था और भारत ने एक महत्वाकांक्षी घरेलू केंद्रित विकास एजेंडा का अनावरण किया।
यह भिन्नता एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था को दर्शाती है जो अब तालमेल में नहीं है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए अवसर और जोखिम दोनों पैदा होते हैं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जुलाई 2025 के लिए जारी आर्थिक डेटा की एक श्रृंखला ने व्यापक और गहरे हो रहे मंदी की ओर संकेत किया है, जिससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण चिंता बढ़ी है। उद्योग उत्पादन फैक्ट्री उत्पादन में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 5.7% पर धीमी हो गई है, जो जून में 6.8% की गति से एक उल्लेखनीय मंदी है और 8 महीने के निचले स्तर को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि विनिर्माण क्षेत्र, जो चीन की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इंजन है, अपनी गति खो रहा है। खुदरा बिक्री में वृद्धि, जो उपभोक्ता स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है, केवल 3.7% बढ़ी है। यह 7 महीनों में सबसे धीमी वृद्धि दर थी और जून की 4.8% की वृद्धि से एक महत्वपूर्ण गिरावट है, जो दर्शाता है कि घरेलू उपभोक्ता मांग स्थिर रूप से कमजोर बनी हुई है। संपत्ति बाजार संकट महत्वपूर्ण रियल एस्टेट क्षेत्र में लंबा चल रहा मंदी का दौर और भी खराब होता जा रहा है। साल के पहले 7 महीनों में संपत्ति निवेश में 12% की गिरावट आई, जबकि प्रमुख शहरों में नए बने घरों की कीमतें 1.1% गिर गईं। चूंकि चीनी घरेलू संपदा का बड़ा हिस्सा संपत्ति से जुड़ा है, यह स्थायी संकट उपभोक्ता विश्वास और खर्च पर बड़ा प्रभाव डाल रहा है। स्थिर संपत्ति निवेश जनवरी से जुलाई की अवधि में अवसंरचना, उपकरण और अन्य स्थिर संपत्तियों में निवेश मात्र 1.6% बढ़ा है, जो आर्थिक गतिविधियों में धीमापन का संकेत है। इस डेटा का प्रभाव वैश्विक है। दुनिया की फैक्ट्री और कच्चे माल और तैयार माल की भूख से भरपूर उपभोक्ता के रूप में चीन में इस तरह की मंदी का संकेत कमजोर वैश्विक मांग को दर्शाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और वस्तु निर्यात करने वाले देशों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। यूरोपीय बाजारों में व्यापार गतिविधि मुख्य रूप से सबड्यूड रही, जिसमें जर्मन डैक्स और पैन कॉन्टिनेंटल स्टॉक्स एक्स 600 जैसे प्रमुख सूचकांक लगभग स्थिर बंद हुए। यह शांत सत्र मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि 15 अगस्त को मान्यकरण दिवस असम्पशन डे, जो कई प्रमुख यूरोजोन देशों जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और जर्मनी के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, एक सार्वजनिक अवकाश है। 16 इस छुट्टी के कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहे और महाद्वीप से कोई महत्वपूर्ण बाजार गति समाचार नहीं आया। यह सुस्ती पहले से ही कमजोर यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पृष्ठभूमि में हुई, जिसने दूसरी तिमाही में केवल 0.8% की धीमी जीडीपी वृद्धि दर्ज की और स्थिर उपभोक्ता खर्च से चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे यह विशेष रूप से चीन से आने वाली आर्थिक बाधाओं के प्रति संवेदनशील हो गई है। जब भारत के वित्तीय बाजार राष्ट्र के 69वें स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में बंद थे, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक महत्वपूर्ण नीति भाषण दिया गया, जिसमें देश के आर्थिक भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। भाषण का मुख्य आकर्षण था प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना PMVBRY का आधिकारिक शुभारंभ, जो लगभग 8 लाख करोड़ लगभग $12 बिलियन के बजट के साथ एक विशाल रोजगार प्रोत्साहन योजना है। यह कार्यक्रम औपचारिक नौकरी सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक द्वैध प्रोत्साहन संरचना पर आधारित है। कर्मचारियों के लिए निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, जिनकी मासिक आय Rs 1 लाख तक है, को सरकार से सीधे वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में Rs 15,000 तक प्राप्त करने का अवसर है। यह भुगतान 6 और 12 महीनों की निरंतर नौकरी के बाद 2 किश्तों में किया जाता है, जिसमें दूसरी किश्त वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल पूरा करने पर निर्भर है। कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ पंजीकृत कंपनियों को प्रत्येक योग्य नए हायर के लिए सब्सिडी मिलेगी, जो सीधे उनके कार्यबल का विस्तार करने की लागत को कम करेगी। सरकार का अनुमान है कि यह महत्वाकांक्षी योजना अगले 2 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ नए औपचारिक रोजगार सृजित करने में मदद करेगी।
इस मील का पत्थर योजना से आगे प्रधानमंत्री के भाषण ने उनके आर्थिक एजेंडे के व्यापक विषयों को मजबूत किया। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को दोहराया, जिसे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मजबूत प्रेरणा के साथ प्रेरित किया गया है। यह रणनीति रक्षा निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू क्षमता बनाने पर जोर देती है। मोदी ने दिवाली तक लागू होने वाली अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार की योजना भी घोषित की, जो कर प्रणाली को सरल बनाने और रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर का बोझ कम करने का वादा करता है। साथ ही माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए भी। भाग 8, क्रिप्टो का चौराहा, नियामक सफलता से प्रेरित वापसी। 15 अगस्त को डिजिटल एसेट बाजार ने अपनी दोहरी पहचान को पूरी तरह से दर्शाया। अल्पकालिक रूप से यह एक उच्च जोखिम वाली प्रौद्योगिकी संपत्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। मैक्रो इकोनॉमिक भय के जवाब में तेजी से बिकवाली कर रहा था। फिर भी उसी दिन एक दीर्घकालिक संरचनात्मक रूप से बुलिश विकास एक प्रमुख अमेरिकी नियामक से उभरा, जो बाजार के निरंतर परिपक्वता और मुख्यधारा के वित्तीय प्रणाली में एकीकरण को उजागर करता है। क्रिप्टो करेंसी बाजार ने अपनी हाल की उत्साहजनक स्थिति से तेज और तीव्र उलटफेर का अनुभव किया। सिर्फ 24 घंटे बाद जब बिटकॉइन $124,000 से ऊपर नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, तो यह महत्वपूर्ण सुधार से गुजरा और लगभग 119,646 की कीमत पर वापस आ गया, जो दैनिक गिरावट 2.3% थी। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एथेरियम भी इसी तरह की प्रवृत्ति का पालन करते हुए लगभग $4,800 के स्तर से गिरकर लगभग $4,640 पर आ गया। यह बिकवाली क्रिप्टो विशिष्ट समाचारों से प्रेरित नहीं थी, बल्कि अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI डेटा के अपेक्षा से अधिक गर्म होने का प्रत्यक्ष परिणाम थी। एक उच्च बीटा जोखिम संपत्ति के रूप में क्रिप्टो करेंसी की कीमतें नैस्डैक के साथ गिर गईं, क्योंकि फेडरल रिजर्व के अधिक आक्रामक होने के डर ने पकड़ बना ली। इस गिरावट की गति को एक बड़े डीलिवरेजिंग घटना ने नाटकीय रूप से बढ़ा दिया, जिसमें 24 घंटे के भीतर $1 अरब से अधिक के लीवरेज लॉन्ग पोजीशंस जबरदस्ती समाप्त कर दिए गए, जिससे बिक्री का एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसने कीमत में और गिरावट को बढ़ावा दिया। अधिकार क्षेत्र में नकारात्मक मूल्य क्रिया के बीच यूएस फेडरल रिजर्व से एक ऐतिहासिक घोषणा आई, जिसने एक शक्तिशाली विरोधाभासी कथा प्रस्तुत की। केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक रूप से अपने नवीन गतिविधियों निगरानी कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की। यह विशेष कार्यक्रम, जो 2023 में स्थापित किया गया था, क्रिप्टो करेंसी और वित्तीय प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों में संलग्न बैंकों पर अधिक सतर्कता और निरीक्षण लागू करने के लिए बनाया गया था। इसने बैंकों को अतिरिक्त अनुपालन बाधाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया और नियामक की ओर से सतर्क, यदि संदेहपूर्ण नहीं, रुख का संकेत दिया। अपने आधिकारिक बयान में फेड ने समझाया कि वह इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा है, क्योंकि अब केंद्रीय बैंक ने उन गतिविधियों, संबंधित जोखिमों और बैंक जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की अपनी समझ को मजबूत कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप इन गतिविधियों की निगरानी को वापस सामान्य मानक निगरानी प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाएगा, जो सभी अन्य बैंकिंग संचालन पर लागू होती है। यह कदम दीर्घकालिक डिजिटल संपत्तियों के स्वीकृति के लिए एक गहरा और मौलिक रूप से सकारात्मक संकेत है। यह प्रभावी रूप से क्रिप्टो को पारंपरिक बैंकिंग ढांचे के भीतर सामान्य बनाता है, इसे एक नई और विदेशी गतिविधि से बदलकर एक ऐसी गतिविधि में परिवर्तित करता है जिसे स्थापित जोखिम प्रोटोकॉल के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। इस निर्णय की तुरंत उद्योग समर्थकों ने सराहना की। माइक्रो स्ट्रैटेजी के कार्यकारी अध्यक्ष माइकल सेलर, जो एक प्रमुख बिटकॉइन समर्थक हैं, ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि इस बदलाव के साथ बिटकॉइन और बैंकिंग के लिए रास्ता अब साफ है। इसे बड़े विनियमित वित्तीय संस्थानों के लिए क्रिप्टो कस्टडी, ट्रेडिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण बाधा को दूर करने के रूप में देखा जा रहा है।
फेडरल रिजर्व का निर्णय अकेले नहीं है। यह अमेरिकी नियामक रुख में डिजिटल संपत्तियों की ओर एक व्यापक, समन्वित बदलाव के साथ मेल खाता है। इसमें हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट क्रिप्टो पहल भी शामिल है, जिसे सेबी SEC के चेयरमैन पॉल एटकिंस के नेतृत्व में शुरू किया गया है। 40 इस परियोजना का उद्देश्य प्रवर्तन द्वारा नियम के दृष्टिकोण से दूर जाना और स्पष्ट, ब्राइट लाइन नियम स्थापित करना है, ताकि बाजार प्रतिभागियों को यह तय करने में मदद मिल सके कि विभिन्न डिजिटल संपत्तियों को कैसे वर्गीकृत और विनियमित किया जाना चाहिए, और इसका उद्देश्य अमेरिका को क्रिप्टो नवाचार का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। ये कदम मिलकर अमेरिका में उद्योग के लिए एक कार्यक्षम और पारदर्शी नियामक ढांचे के निर्माण की ओर धीरे-धीरे लेकिन निर्णायक बदलाव का संकेत देते हैं। भाग बी, संश्लेषण और भविष्य की दिशा। 15 अगस्त 2025 को एकल एकीकृत बाजार थीम के लिए याद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके शक्तिशाली और विरोधाभासी क्रॉस करंट्स के लिए याद किया जाएगा। यह एक ऐसा दिन था जिसने वर्तमान वैश्विक वित्तीय परिदृश्य की जटिल और खंडित प्रकृति को उजागर किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में बाजार मूल्य स्टॉक्स की परसीव्ड सेफ्टी की ओर भागने और मुद्रास्फीति के प्रभाव से विकास संपत्तियों पर गहरे भय के बीच फंसे हुए थे। विश्व स्तर पर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अलग हो रही थीं। चीन में संरचनात्मक मंदी के स्पष्ट संकेत दिख रहे थे, जबकि भारत ने आत्मविश्वास के साथ घरेलू विकास और रोजगार को तेज करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। शायद कहीं भी यह तनाव डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में अधिक स्पष्ट नहीं था। क्रिप्टो बाजार ने अपनी द्वैध प्रकृति का प्रदर्शन किया। अपने सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक संरचनात्मक रूप से बुलिश नियामक सफलता प्राप्त करने के उसी दिन एक अल्पकालिक मैक्रो प्रेरित सुधार का सामना किया। निवेशकों के लिए मुख्य बात यह है कि बाजार अधिक सूक्ष्म हो रहा है। अतीत के सरल रिस्क ऑन लेबल अब पर्याप्त नहीं है, ताकि ऐसी वास्तविकता को समझा जा सके जिसमें विभिन्न संपत्ति वर्ग, क्षेत्र और यहाँ तक कि व्यक्तिगत कंपनियां भी एक साथ विभिन्न प्रेरकों पर प्रतिक्रिया कर रही हैं। इस वातावरण में एक परिष्कृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो मुख्य खबरों से परे जाकर गहरे और अक्सर विरोधाभासी शक्तियों को समझ सके। आगे देखते हुए बाजार का ध्यान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर स्थिर रहेगा। तत्काल परीक्षा अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI रिपोर्ट होगी, जिसे यह देखने के लिए जांचा जाएगा कि क्या यह उत्पादक मूल्य सूचकांक द्वारा भेजे गए मुद्रास्फीति संकेत की पुष्टि करता है। इस नए डेटा के प्रकाश में फेडरल रिजर्व अधिकारियों द्वारा अपनी नीति मार्ग के बारे में कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी। एशिया में दुनिया बीजिंग से संभावित नीति प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही होगी, क्योंकि किसी भी प्रोत्साहन उपायों का वैश्विक प्रभाव हो सकता है। अंत में वित्तीय उद्योग फेडरल रिजर्व के क्रिप्टो निगरानी को सामान्य करने के निर्णय के व्यावहारिक प्रभावों पर करीबी नजर रखेगा। पारंपरिक बैंकिंग संस्थानों से बढ़ती भागीदारी के संकेतों को देखता रहेगा। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो जानकारीपूर्ण था। यदि आपको ऐसा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को ऐसे शानदार दैनिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी या अपने व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी के साथ हमारे संपर्क में आएं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।